नमस्कार दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं सभी का एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आप सभी की परीक्षाएं नज़दीक है। चाहे आप सभी का टीआरई 4 हो, चाहे यूपी की टीजीटी पीजीटी हो या राजस्थान के सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो, सभी परीक्षाएं आप सभी की नज़दीक है। और इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए मतलब किसी भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न अगर एक भी है तो इस चैनल के माध्यम से इस वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों, हम लोग द्विवेदी युग तक डिस्कशन कर चुके हैं, द्विवेदी युग तक। और पिछली वीडियो हमारी द्विवेदी युग की थी और उसके बाद में स्वास्थ्य नहीं सही रहा और फिर ज़्यादा लंबे समय तक बैठना भी नहीं था, तो इसलिए वीडियोज़ नहीं बनाई गई और हिंदी व्याकरण की वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाने लगी बीच में, क्योंकि हिंदी व्याकरण भी आप सभी की स्टार्ट होनी थी। वो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए घटना चक्र की बुक ही सॉल्व करवा रहे हैं। ये भी इसमें भी घटना चक्र की बुक ही सॉल्व करवाई जा रही है। आज से हम लोग छायावाद डिस्कशन करेंगे। छायावाद के 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं, पूरे प्रश्न डिस्कशन कर लिए जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह चैनल आप सभी को समर्पित है। हिंदी की क्लासेस आप सभी को पूर्ण रूप से प्रोवाइड करवाई जा रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप सभी की कंटिन्यू क्लासेस चलाई जा रही हैं। आप सभी को पीवाईक्यू कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सभी लोग टीआरई 4 की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो इस वीडियो सीरीज को आप लोग अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप सभी का प्रश्न नहीं छूटेगा। और 80 प्रश्न आते हैं टीआरई 4 में, तो 80 में से 75 प्रश्न आप जरूर ले आएंगे। हिंदी की क्लास जो चलती है और आप सभी का हिंदी साहित्य की चलते हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं टीआरई 4 के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगा यह क्लासेस। आप सभी को पता है कि घटना चक्र बुक कितनी अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, अपने क्वेश्चंस को देर न करते हुए। छायावाद का 116वां ये पहला नंबर प्रश्न है। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिमंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, यह किसने कहा है? तो यह कथन किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो यह प्रश्न 117 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, ये वाला है। यहाँ पर लिखे होंगे लेकिन आप लोग इसको ना देखिएगा, घटना चक्र की बुक है तो आप सभी को पता है, साथ में एक्सप्लेन भी देता है। 117 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो मुकुटधर पांडे जी ने किया है। मुकुटधर पांडे जी की एक पत्रिका आती थी, श्री शारदा पत्रिका। कौन सी? श्री शारदा पत्रिका आती थी, ठीक है। उसी पत्रिका से छायावाद को प्रसिद्धि मिली। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा भी होगा पैसेज में। मुकुटधर पांडे की श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही है, ठीक। पंडित मुकुटधर पांडे जी की एक कविता छपी थी सरस्वती पत्रिका में। कौन सी? कुकुरी के प्रति। तो इसको माना जाता है प्रथम छायावादी कविता और यह स्वीकार भी किया गया है, ठीक है, हिंदी साहित्य जगत में। तो आप सभी को ये भी याद रखना है, कुकुरी के प्रति छायावादी प्रथम कविता मानी जाती है। और यह 1916 में कविता संग्रह था पूजा के फूल। सन 1916 में इनके पहले कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ, पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। तो ये भी याद रखना, पूजा के फूल कविता संग्रह किसका है? तो मुकुटधर पांडे जी का है। प्रमुख कृतियां हैं सैलबाला, ये भी याद रखना, मुकुटधर पांडे जी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड है। तो 1917 में सैलबाला आई थी। लक्ष्मा आप सभी की 1917 में आई थी। परिश्रम 1917 में आई थी। हृदयदान आप सभी की 1919 में आई थी। मामा आप सभी की 1918 में आई थी। तो सैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, हृदयदान और मामा, यह सब मुकुटधर पांडे जी की कृतियां हैं। 118 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देखेंगे। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था मुकुटधर पांडे जी ने किया था। किसने किया था? मुकुटधर पांडे जी ने किया था। और यह किस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है? 2015 में पूछा गया प्रश्न है, केवीएस पीजीटी। तो आप सब लोग देख रहे हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। आप सभी को कहीं संदेह नहीं करने की जरूरत है कि यह पूछा नहीं जाएगा। 119 नंबर प्रश्न देख लीजिए। उद्धृत काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। विपुल मणि रत्नों का छबिजाल, जीवन का लेकर नव विचार, सुमन हृदय में सेज बिछाते, सुनता बसंत में उपवन में, कल कुंजित पिक। तो इसमें बताने आप सभी को इससे मिलाने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन यही रहेंगे दोस्तों। और आप लोग देख लीजिए, ये ऑप्शन है आप सभी के। तो मिला लेते हैं पहले एक दो, तो उसके बाद में हम लोग एलिमिनेशन मेथड से निकाल लेंगे प्रश्न को। विपुल मणि रत्नों का छबिजाल, यह किसका है? तो पंत जी का है। विपुल मणि रत्नों का छबिजाल, यह पंक्ति किसकी? पंत जी की है। अब दूसरा देख लीजिए, सुमन हृदय में सेज बिछाते, यह महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। तो पहला का तीसरा और सी का चौथा ऑप्शन में देख लीजिए। पहला का तीसरा और सी का चौथा किसी ऑप्शन में हो तो वही सही है। पहला का तीसरा, सी का चौथा और किसी ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा आप सभी का, ए वाला। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड।
बाकी आप सभी लोग मिला लीजिए। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, यह पंत जी की पंक्ति है। और सुमन हृदय में सेज बिछाते, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। और जीवन का लेकर नव विचार, जयशंकर प्रसाद जी की है। सुनता बसंत में उपवन में, कल कुंजित पिक, यह निराला जी की है। तो यह पंक्तियां आप लोग याद रखना, पूछी जाती है या कब पूछा गया प्रश्न देख लीजिए। तो ये वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 46वें असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी को लोगों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर दी हुई है, तो आप लोग ये भी देख लेना। चलिए दोस्तों, 120 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। 47वें असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का प्रश्न है। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा है? किसने कहा है? तो सूक्ष्म की प्रतिक्रिया नहीं है, यह प्रश्न ही गलत है। तो यह प्रश्न इसीलिए स्टार मार्क किया गया क्योंकि यह प्रश्न गलत है। यहाँ पर देख लीजिए, यह होगा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कहा था डॉक्टर नागेंद्र जी ने। ठीक, अगर यह आता है तो आप सभी का सही है। बाकी जब प्रश्न ही त्रुटिपूर्ण पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्यों देगा छात्र। चलिए दोस्तों, 121 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यह यूके पीजीटी 2018 का प्रश्न है। छायावाद अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। छायावाद अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था छायावाद अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 122 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कितनी बार रिपीटेड प्रश्न है। टीजीटी 2011, 13, पीजीटी 2019 और यूके पीजीटी 2018। दोस्तों, हिंदी में आप सभी को पता है कि बहुत सारे रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रिपीटेड जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सभी को बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने ही पड़ेंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अगर एक दो बार, दो बार, 3 बार पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं तो आप सभी के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो आप सभी को प्रीवियस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र भाई बहन, टीआरई 4 5 की, तो इसी से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि टीआरई में मैंने देखा भी है और बहुत रिपीटेड प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। हिंदी व्याकरण तो सेम टू सेम डिक्टो रख देते हैं। हिंदी साहित्य में कुछ थोड़ा बहुत 1 2 4 5 क्वेश्चन बदलते हैं, बाकी सेम रहते हैं। तो 122 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह देख लीजिए प्रश्न सही था, ऊपर वाला प्रश्न ही गलत था, तो आंसर कोई क्यों देगा? तो यह डॉक्टर नागेंद्र जी का है। चलिए, यह कितनी बार रिपीटेड है? बार बार रिपीट किए जाते हैं। हिंदी में यही तो एक खास बात है कि बार बार प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। 127 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? तो यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। याद रखना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का यह कथन है। यह 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 का है, जो उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा छायावाद के संदर्भ में कहते हैं, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। अब छायावादी प्रमुख कवि देख लीजिए, कवित्री देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है। निराला छायावादी कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, उदय शंकर भट्ट और राजकुमार वर्मा, तारा पांडे, यह सब क्या है? छायावादी कवित्री हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 124 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। यह पीजीटी 2021 का प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली जो है उस पर किसका प्रभाव है? फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। 124 125 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। यह पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। और यह कब पूछा गया? 2021 में, पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा बहुत आप सभी को और जानने को मिलेगा। रामचंद्र शुक्ल जी का एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर भी विशेष लक्ष्य रखकर चला, उसमें इन्होंने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को ही मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी मानते हैं मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक। तो अब यहाँ देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति के अर्थ में। ठीक है, तो 2 अर्थों में छायावाद को समझना चाहिए, रहस्यवाद के अर्थ में
दूसरा काव्य शैली या पद्धति के अर्थ में। यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो जानते ही हैं शुक्ल जी जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर, वह प्रश्न एग्जाम में बनता ही बनता है। 126 नंबर प्रश्न है, यह पीजीटी 2011 का प्रश्न है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। आप इसको देख लीजिए, अभी तक मुकुटधर पांडे पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हैं आप जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में विवाद है, ठीक है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली 1916 में जो प्रकाशित हुई थी के साथ ही इस युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते, किसने? गंगा प्रसाद पांडे जी को मानते हैं, ठीक। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला को मानते हैं। उनकी कविता आई थी जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी, उससे स्टार्टिंग मानते हैं, मतलब शुरुआत मानते हैं छायावाद की। लेकिन छायावाद का काल 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना जो है, जयशंकर प्रसाद की झरना 1918 में प्रकाशित हुई थी से इस युग की शुरुआत मानते हैं, मतलब छायावाद की युग की शुरुआत मानते हैं झरना से, क्योंकि यह 2018 में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले हुआ, छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है, अतः जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद प्रवर्तक माना जा सकता है। लेकिन इसमें मुकुटधर पांडे होते तो मुकुटधर पांडे को ही लगाते लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 127 नंबर प्रश्न 127 नंबर प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो झरना को छायावाद की पहली रचना मानते हैं। या टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। कितना इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है तो झरना कब आई थी? 2018 में आई थी, ठीक है, यह याद रखना। सॉरी 2018 बता रहे हैं, सॉरी क्षमा करना दोस्तों, 1918 में 2018 बता रहे, 1918 में आई थी झरना, ठीक है। और छायावाद का काल कब तक माना जाता है? 1918 से 1936, इसलिए इसको पहली रचना माना जाता है छायावाद की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताना है। कारण ये है कि यह देख लीजिए कितनी बार रिपीटेड है। पीजीटी 2015, टीजीटी 2002, 2014, डायट परीक्षा 2014, कितनी बार रिपीटेड प्रश्न है। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे तो कौन लिखते थे? भगवती चरण वर्मा लिखते थे, मैथिली चरण गुप्त लिखते थे, जयशंकर प्रसाद लिखते थे, माखनलाल चतुर्वेदी लिखते थे। तो यह जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे कलाधर उपनाम से कविताएं, ठीक। ये ऑप्शन बी वाला आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न चलने से पहले इस एक्सप्लेन को हम लोग जरूर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताएं कितना इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद पहले ब्रजभाषा में, अगर कुछ वो छोड़ेंगे नहीं तो आप लोगों का बोर हो जाएंगे। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो पढ़ नहीं सकता, और जिसका इंटरेस्ट है तो वो छोड़ नहीं सकता। ये दोनों चीज़ें हैं हिंदी के साथ में। हिंदी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जिसका मन नहीं लगेगा तो वो उसको मन नहीं लगेगा, पढ़ेगा नहीं एक अक्षर। तो इसीलिए थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए इधर उधर छोड़ देते हैं, बाकी और कुछ नहीं। जयशंकर प्रसाद पहले ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। तो कलाधर उपनाम से कविताएं जरूर लिखते थे, लेकिन किस भाषा में लिखते थे? अगला प्रश्न यही बन जाए तब, ब्रजभाषा में, ठीक। ये कविताएं चित्राधार में संकलित है, मतलब चित्राधार में यह कविताएं संकलित हैं जो कलाधार उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। इसके भाव, भाषा, शैली आदि पर रीतकालीन काव्य बोध की स्पष्ट छाप है। प्रेम पथिक में रीतकालीन काव्य बोध देखा जा सकता है। तो प्रेम पथिक में क्या देखा जा सकता है? रीतकालीन काव्य बोध देखा जा सकता है प्रेम पथिक में। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखा गया, प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखा गया। श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी की छाया से मुक्त नहीं है। श्रीधर पाठक के एकांतवासी योगी की छाया से मुक्त नहीं है। बाद में उन्होंने बहुत कुछ इसी में परिवर्धित रूप में खड़ी बोली में प्रस्तुत किया। कानन कुसुम खड़ी बोली का उनका पहला काव्य संग्रह है। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का कानन कुसुम, ठीक है। तो आप लोग याद रखना और इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कविताओं को अवरोही क्रम में, कविताओं को, कहाँ गया मेरा पेन? कविताओं को आरोही क्रम में, आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही होता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। पहले प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत, फिर महादेवी वर्मा। बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। तो प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो एरर डालना प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, क्योंकि यह रिपीट हो सकता है प्रश्न। यह 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का प्रश्न है। अब यहाँ पर देख लीजिए,
थोड़ा डाउटफुल रहेगा, लेकिन आप लोग देखेंगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 और मृत्यु 1937 में मानी जाती है। कुछ स्रोतों के अनुसार इनका जन्म 1890 में मिलता है। 1896 निराला जी का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 और मृत्यु 1961 ईस्वी में मानी जाती है। कुछ स्रोतों में इनका जन्म 1897 में माना जाता है। तो 1 साल 1.5 साल इनका तो आम बात है कि ऊपर नीचे रहते था। ठीक है, साहित्यकार इतने बड़े, अपनी डीओबी नहीं लिखे गए। निराला अच्छा मजाक कर रहा हूँ। निराला 1896 1961, ठीक है। और पंत जी 1900 ईस्वी में जन्मे और 1977 ईस्वी में स्वर्गवास हुआ इनका। महादेवी वर्मा जी का 1907 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनका स्वर्गवास हुआ। तो आप लोग याद रखना, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। ठीक, तो चलिए दोस्तों यहाँ देख लेते हैं। नागेंद्र जी ने 1970 माना है, बाकी आप लोग ज़्यादा वो ना करना। बाकी ये अगर आप लोग याद रखते हैं कंटिन्यू जो क्रम दिया गया है तभी काम आप सभी का चल जाएगा। चिदम्बरा पंत जी की है, छायावादी रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की छायावादी रचना है। राम की शक्ति पूजा निराला की है, छायावादी कवि है। यामा महादेवी वर्मा की है, छायावादी कवि है, कविता है। ठीक है, चित्तौड़ की चिता यह रचना राम कुमार वर्मा जी की है और छायावादी रचना है। तो चित्तौड़ की चिता राम कुमार वर्मा जी की है, याद रखना, राम कुमार वर्मा जी की है चित्तौड़ की चिता। यामा है महादेवी वर्मा जी की, राम की शक्ति पूजा पता है, और चिदम्बरा और कामायनी आप सभी को बताया गया है। तो यह दोस्तों 130 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। आधुनिक काल की किस विद्या काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आप सभी को बताना है। तो छायावाद में पाई जाती है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए इसको इस पैसेज को आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक काल की छायावाद काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है, रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष पद्धति विशेष में। यह किसने 2 अर्थों में प्रयोग किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। रहस्यवाद के अर्थ में, शैली विशेष पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चलिए अगला यह देख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 1916 ईस्वी के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावादी कविता का नाम दिया। ठीक है, तो यह हो गया आप सभी का प्रश्न। 131 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। KBS PGT 2015 में पूछा गया प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषता हो सकती है। तो छायावाद की निम्नलिखित विशेषता कौन सी हो सकती है? आप सभी को आंसर बताना है। विशेष विपर्य, स्वच्छंदता, भावावेश और मूर्ति विधान, यह आप सभी की हो सकती है छायावाद की विशेषता। इतिवृत्तात्मकता रही आप सभी की, तो यह द्विवेदी युग की है। क्या पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, द्विवेदी युग की यह विशेषता है। बाकी विशेष विपर्य और स्वच्छंद, भावावेश, मूर्ति विधान, यह सब क्या है? आप सभी की छायावादी विशेषता है। तो 1 2 3 हो जाएगा। ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि प्रश्न फिर से बन जाएगा। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में इसे एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, विशेष विपर्य, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल रहता है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति की विपत्ति पर बल दिया। क्या स्वानुभूति की विपत्ति पर बल किसने दिया है? जयशंकर प्रसाद जी ने दिया है। और रहस्यवाद की समाविष्ट किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है और इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की है, ये भी याद रखना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 132 नंबर प्रश्न बताना, UK PGT 2020 में पूछा गया है। रहस्यवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो इतिवृत्तात्मकता नहीं, यह द्विवेदी युग की। बाकी मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम, वर्णन, प्रकृति का चित्रण और अमूर्त अशारीरिक सौंदर्य चित्रण, यह सब क्या है? छायावाद की प्रवृत्तियां हैं। हम लोग अगला प्रश्न देख ले। 133 नंबर प्रश्न PGT 2009 का प्रश्न है। चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो छायावाद की। कब की है? छायावाद की विशेषता है। चित्रात्मक
भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 134 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। 134 छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी था। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना का। छायावाद में वक्रता का वैभव भी मिलता है। चलिए पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है और आप लोगों ने देखा भी, और यहाँ पर आंसू भी दिया गया। यहाँ पर देख लीजिए आंसू के बारे में दिया गया है। आंसू में प्रसाद की अंतर भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई है वैसी अनंत विरल है। कामायनी में एक प्राण विद्युता झलकती है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। प्रसाद की प्रमुख कविताएं माधुर्य रस से भरी हुई हैं। परंपरा से हटकर ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, माधुर्य रस से भरी हुई मतलब माधुर्य रस की प्रधानता पाई जाती है प्रसाद जी की कविताओं में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 135 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान का प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान का, तो आधुनिक काल के 2 उत्थान हम लोगों ने द्विवेदी तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन तीसरा उत्थान छायावादी है, छायावाद है, तो उसे छायावाद कहते हैं। यह पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों यह पैसेज, क्योंकि पैसेज में रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 2 खंडों में विभाजित किया है, गद्य खंड और काव्य खंड। दोनों खंडों को 2-2 प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा, गद्य और खड़ी बोली का विवेचन तथा दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव, ठीक है, विश्लेषित है। काव्य खंड में भी 2 प्रकरण हैं, पुरानी काव्य धारा और नई धारा। नई धारा भी 3 उत्थान है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तीसरे उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये याद रखना आप लोग, काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान के आप सभी को छायावादी से नाम से अभिहित किया जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 136 नंबर प्रश्न। 136 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो छायावादी जयसी नहीं है। जयसी कौन से कवि आप सभी को बताना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि पिछली वीडियो हो चुकी है इस पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, ठीक है, तो ये सब क्या है? छायावादी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी भक्तिकाल और निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। 137 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो शिवमंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, यह सब क्या है? छायावादी। सुमित्रा नंदन पंत, शिवमंगल सिंह सुमन क्या है? प्रगतिवादी कवि हैं। अगला हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें शिवमंगल सिंह सुमन जी को पढ़ेंगे। चलिए, बीती विभावरी जागरी पनघट अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। बीपीएससी टीजीटी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 139 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। बताना क्या है, यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आप लोग खुद से करने की कोशिश किया करिए। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है तो खड़ी बोली है। कामायनी की भाषा क्या है? खड़ी बोली, अवधेश, अधुकड़ी, ब्रजभाषा, लेकिन कामायनी की खड़ी बोली है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख लीजिए, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत इसे किसे? कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। अब ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान कौन मानता है? तो सुमित्रा नंदन पंत मानते हैं। कामायनी में प्रतिविज्ञा दर्शन है। कामायनी में क्या है? प्रतिविज्ञा दर्शन है। अब यह याद रखना आप लोग, क्योंकि यह प्रश्न आगे बनने वाला है। महाकाव्य कामायनी में निहित है। ये देख लीजिए ये प्रश्न, 140 नंबर प्रश्न। महाकाव्य कामायनी में निहित है। वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन, या आप सभी का अरविंद दर्शन या प्रतिविज्ञा दर्शन, कौन सा? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, प्रतिविज्ञा दर्शन निहित है। 141 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है दोस्तों। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो कामायनी में। श्रद्धा नामक पात्र कामायनी में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं, तो मनु कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। एक पीजीटी 2016 का प्रश्न है।
143 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। उत्तर क्या बताना है, या थोड़ा प्रश्न अटपटा है तो इसका एक डायरेक्ट एक्सप्लेन देख लेते हैं। और आप सभी को पता है कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है, और जो कि महाकाव्य है। अद्वैतवाद और प्रतिभिज्ञा दर्शन है इसमें समाहित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। 144 नंबर प्रश्न, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और 45 नंबर प्रश्न का उत्तर है, कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है? तो नवा सर्ग क्या ईड़ा है? नवा सर्ग क्या ईड़ा है? और यह 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यह आप सभी के काम का है, यह पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद भले कोई प्रश्न ना पढ़ना। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य में 15 सर्गों में नवा सर्ग कौन सा ईड़ा है? बुद्धि का प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट है। छंद तांटक, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? छंद क्या है इसका? तांटक है। कामायनी का छंद पूछ लिया जाए तो तांटक छंद है। छायावाद का उपनिषद किसने कहा है कामायनी को? शांत प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। सर्ग देख लीजिए, सर्ग देख लीजिए, चिंता हो गया, आशा हो गया, श्रद्धा हो गया, काम हो गया। तो पहला है चिंता, दूसरा है आशा, तीसरा है श्रद्धा, चौथा है काम, पांचवा है वासना, छठा है लज्जा, और सातवां है कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नवा है ईड़ा। यही पूछा गया था, कामायनी का नवा सर्ग ईड़ा है। आठवां पूछ लिया जाए तो ईर्ष्या है। ठीक है, और 10वां है स्वप्न, 10वां पूछ लिया जाएगा तो स्वप्न है। अगर 11वां पूछ लिया जाए तो संघर्ष है। 12वां पूछ लिया जाए तो निर्वेद है। और अगर आप लोगों से 13वां पूछ लिया जाए सर्ग कौन सा, तो दर्शन है। 14वां दर्शन रहस्य है, और 15वां लास्ट वाला दर्शन आनंद है। ठीक है, तो चिंता से स्टार्ट होता है, आनंद पर खत्म होता है। मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। लेकिन छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों आप सभी को याद रखनी पड़ेगी। 146 नंबर प्रश्न से हम लोग कल करेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। सोच रहे हैं 30 मिनट से ऊपर वीडियो ना जाए, क्योंकि बोरिंग होने लगती है। हिंदी की वीडियो है, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में करवा रहे हैं, पीओक्यू सभी आप सभी के कंप्लीट करवा रहे हैं। देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वह सब कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप लोग धैर्य के साथ में क्लासेस को अटेंड करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।